हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 17 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। यह क्लास हम 20 से 25 मिनट में समाप्त कर देंगे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को पूरा देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम अपने 17 मई के 2024 के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉरेंस बोंग बने हैं। इसके बारे में अध्ययन करें तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ली लिंगू थे, जिन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। फिर इसके बाद जो है सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं लॉरेंस बोंग। और किस क्रम के बने हैं? तो ये चौथे क्रम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो याद रखेंगे, इस्तीफा किसने दिया है? ली लिंगू ने दिया है। इसके बाद जो है कौन प्रधानमंत्री बने हैं? लॉरेंस बोंग बने हैं। चौथे क्रम के सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये कौन है? लॉरेंस बोंग है। नेक्स्ट अगर बात करें कि सिम्बेक्स अभ्यास जो है किसके बीच में होता है? तो सिम्बेक्स अभ्यास जो है यह इंडिया और सिंगापुर के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी हाल ही में जो है रूस के प्रधानमंत्री ने भी शपथ ली है। इनका क्या नाम है? तो रूस के प्रधानमंत्री का नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। जबकि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आप सभी को पता है, व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। चांद के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चांद के राष्ट्रपति बने हैं इदरिस डेविस। कौन बने हैं? इदरिस डेवी बने हैं। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री कौन बने हैं? तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री बने हैं जॉन स्विनी। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो प्रश्न हमारा दूसरा, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन बना है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, यानी कि व्यापारिक भागीदार का मतलब हो जो सामानों को आयात और निर्यात किया जाता है, इस मामले में भारत ने किस देश में सबसे ज़्यादा आयात किया है और सबसे ज़्यादा निर्यात किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन के साथ किया है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? चीन है। चीन से जो है 22-23 में फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में फाइनेंशियल ईयर में कितने का व्यापार किया गया है? तो 118 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार किया गया है। जिसमें अगर बात करें आयात यानी कि इंपोर्ट, जो मान लीजिए चीन से जो है जो हमारे देश में सामान आया है, कितना आया है? तो 101 बिलियन डॉलर आया है। जबकि हमने चीन को कितना निर्यात किया है? तो हमने चीन को एक्सपोर्ट किया है 17 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो इस बात में अगर देखा जाए तो भारत का जो चीन के साथ व्यापार है ये लाभप्रद है या घाटे में है? तो घाटे में है। ठीक है, तो भारत का जो है चीन के साथ व्यापार कैसा है? घाटे में है, क्योंकि भारत जो है अधिकतर अपने सामान को चीन से मंगा रहा है, लेकिन भेज कितना रहा है? इसका जो है 17 बिलियन डॉलर सिर्फ ही भेज रहा है। ठीक है, मंगा कितना रहा है? तो 101 बिलियन डॉलर मंगा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा भागीदार राज्य कौन सा, देश कौन सा है? तो चीन है। दूसरे नंबर पर बात करें तो यह कौन है? यूएसए है। और तीसरे नंबर पर यूएई है। इसको देख लेते हैं, तो इंडिया सरपासेस यूएस बिकम्स इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। तो पहले जो है कौन था? पहले यूएस यानी अमेरिका था। अब जो है चाइना जो है अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा पार्टनर भागीदार बन गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो चीन की राजधानी का क्या नाम है? तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। और चीन की मुद्रा का क्या नाम है? तो रेवेनबी या युआन जो है चीन की मुद्रा का नाम है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन में जो मरुस्थल है उसका क्या नाम है? तो टकला मकान जो है यहाँ का मरुस्थल है। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 1954 में। किसके साथ हुआ था? तो यह इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। इसके बाद बात करें तो जो संघाई शहर है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद चीन का शोक किसे कहते हैं? तो हांगहो नदी को कहते हैं, जिसे येलो रिवर भी कहते हैं। भारत और चीन के बीच में जो सीमा स्थित है, जो रेखा स्थित है, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो विश्व महिला टेबल टेनिस में एकल रैंकिंग में
टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मनिका बत्रा। तो विश्व महिला टेबल टेनिस में एकल रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मनिका बत्रा बनी है। और इनका जो स्थान कितना है? तो टॉप 25 में 24 स्थान इनका है। अगर बात करें कि युगल रैंकिंग में, एकल रैंकिंग में, तो इनका स्थान है 24, और जबकि युगल रैंकिंग में बात करें तो इनका स्थान है 4th। तो ये भी याद रखेंगे। और चौथे स्थान पर आने वाली तो पहली भारतीय महिला ये भी जो है मनिका बत्रा बन जाती हैं। ठीक है, तो ये कौन है? मनिका बत्रा। किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। इसके बाद बात करें तो शरद कमल का संबंध अगर पूछे किससे है, किस खेल से है, तो शरद कमल ये टेनिस के, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और इन्हें जो है 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर वहीं बात करें 2024 में जो 33वां पेरिस ओलंपिक होना है उसके ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो 2024 में 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से ध्वजवाहक बने हैं शरद कमल। नेक्स्ट चौथा प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 2021 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाली प्रजातियां कौन बनी हैं? संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव रिपोर्ट के आधार पे 2015 से लेकर 2021 के बीच में डाटा जारी किया गया है। तो इसमें व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति में शामिल हैं गैंडा, हाथी और पेंगोलिन। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 2021 के बीच का डाटा इसमें जारी किया गया है। और किसने जारी किया है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और कहाँ जारी की गई है, किस देश से? तो यह वियना, ऑस्ट्रिया से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति में 2015 से लेकर 2021 के बीच में सबसे ज़्यादा जो है अवैध रूप से किसका व्यापार किया गया है? गैंडा, हाथी और पेंगोलिन का व्यापार किया गया है। ठीक है, तो ये जीव में है। अगर बात करें पेड़ में किसका है, तो पेड़ में सबसे ज़्यादा जो है किसका व्यापार किया गया है आपराधिक तौर से? तो देवदार का पेड़ का व्यापार किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 ये कहाँ से जारी किया गया है? ऑस्ट्रिया, वियना से जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है, तो यह वियना में है। वियना जो है किसकी राजधानी है? तो यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यह कहाँ से जारी होता है? तो यह इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यह जारी होता है देहरादून से। और पहली बार कब जारी किया गया था? तो 1987 में जारी किया गया था। और हर साल जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो हर दूसरे साल जारी किया जाता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा यह रिपोर्ट रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। इसमें जो जीव विलुप्ति के कगार पर होते हैं उनको दर्शाया जाता है। हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? तो भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड में। इसके बारे में अध्ययन करें तो विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो रॉटरडम, नीदरलैंड में किया गया था। यहीं पे जो है रॉटरडम में ही भारत ने अपनी पहली बार मंडप स्थापित किया है। ये आपको याद रखना है। और भारत ने इसमें टारगेट रखा है, इस सम्मेलन में टारगेट रखा है कि 2030 तक भारत जो है 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला है। कितना? तो 2030 तक भारत कितने मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला है? तो 5 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करने वाला है। ये बात कहाँ पे कही है? तो विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में कही है, जिसका आयोजन रॉटरडम में किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट कहाँ पे हुआ था? तो रॉटरडम, नीदरलैंड में हुआ था। अब इसके बारे में अगर बात करें तो नीदरलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो एम्स्टर्डम इसकी राजधानी का नाम है। और यहीं पर जो है नीदरलैंड का एक शहर है द हेग, यहाँ पे जो है किसका मुख्यालय है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो ICJ में जो है कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की तरफ से न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये दोबारा चुनाव मतलब री-इलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम है दलवीर भंडारी। और ICJ के मुख्य मतलब यानी कि मेन हेड कौन बनाए गए हैं? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं नवाब सलाम बनाए गए हैं।
हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? तो कैवेंडिश ने करी थी। हाइड्रोजन को जो है आवारा तत्व भी कहते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व पाए जाते थे? तो इसमें 63 तत्व पाए जाते थे। इसके बाद जो वर्तमान आवर्त सारणी है इसमें कितने तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो 118 तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आवर्त कितनी है? तो 7। जो इस प्रकार की लाइनें होती हैं इसे जो है क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। जबकि वर्ग कितने हैं? तो वर्ग 18 वर्ग है। जो इस प्रकार का वर्ग होता है, मतलब जो खड़ी पाई होती है, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो 6वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो 50वें 85वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्याम निखिल जी भारत के 50वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीते हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द जो है किससे संबंधित है? तो यह चेस का संबंधित शब्द है। इसके बाद अगर बात करें पहले ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने थे? तो विश्वनाथ आनंद बने थे। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर, इनकी पुस्तक में। 84वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह बनी है आर वैशाली बाबू। और 50वीं क्रम की कौन बनी है? तो ये बने हैं श्याम निखिल, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना। पहले कौन बने हैं? विश्वनाथ आनंद। 84वीं क्रम की कौन बनी है? तो आर वैशाली बाबू बनी है। और 50वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्याम निखिल, जो कि तमिलनाडु के हैं। ठीक है। तो ये कौन है? श्याम निखिल। ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था चेन्नई में। और यहीं से जो है शतरंज ओलंपियाड का जो मसाल है किसे सौंप दिया गया था? तो यह सौंप दिया गया था हंगरी को, क्योंकि जो 45वें क्रम का शतरंज ओलंपियाड होना है वो कहाँ पे होगा? तो वह हंगरी बुडापेस्ट में होगा। तमस सुलियोव जो है किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये हंगरी के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके पहले जो है कौन थी? तो इसके पहले थी कैटलीन नोवाक, जिन्होंने इस्तीफा दिया। फिर इसके बाद जो है तमस सुलियोव हंगरी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक ने जारी किया है। तो पिक्सेल प्ले या फिर बात करें पिक्सेल गो, ये दोनों ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह भारत का पहला प्रीमियम वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। इसको लॉन्च किया है HDFC। और इनके साथ इनका पार्टनर कौन बना है? तो वीज़ा बना है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप सभी को पिक्सेल प्ले या पिक्सेल गो का सदस्यता लेना है तो 500 रुपये इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा, और साथ में जो टैक्स होगा उसको भी देना पड़ेगा। और जब ये जो है जब इसकी आप सदस्यता ले लेंगे तो इसका कहीं से भी अच्छी तरह से और सफलतापूर्वक भुगतान कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए आप सभी को प्ले स्टोर से जाकर प्ले जेड मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसी ऐप पर जो है ये दोनों सुविधाएँ अवेलेबल करवा दी गई हैं। ठीक है। तो पिक्सेल प्ले जो है ये आपको याद रखना किसने लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। और इनके साथ इनका पार्टनर कौन सा है? तो इनका पार्टनर है वीज़ा। ठीक है। वीज़ा, ये आपको याद रखना है। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो यह है HDFC। हाल ही में जो है बॉब बैंक ऐप किस बैंक का ऐप है जिस पर अभी हाल ही में RBI ने प्रतिबंध हटाया है? तो आपको बताना है बॉब ऐप यह किस बैंक का ऐप है जिस पर अभी हाल ही में RBI ने अपना प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप। 8वां प्रश्न है, हाल ही में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जनधन की हानि हुई है? तो हाल ही में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जन और धन की हानि हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में। अभी जो है इंडोनेशिया में कुछ दिनों पहले जो है उनके वहाँ के माउंट मेरापी में जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और यहाँ पे जो है अगर बात करें यह ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह सुमात्रा द्वीप पर है। सुमात्रा द्वीप किसका भाग है? तो इंडोनेशिया का भाग है। यहाँ पे जो है माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो है बारिश भी हुई। तो बारिश के साथ जो ज्वालामुखी से जो लावा निकला था वो बाढ़ के साथ शहरों में प्रवेश कर गया। ठीक है। तो यह बहता हुआ शहरों में प्रवेश कर गया, जिससे जो है 41 लोगों की जान चली गई और उनके साथ साथ जो है काफ़ी संपत्तियों की भी नुकसान हुई है। तो आपको याद रखना माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है? सुमात्रा द्वीप पर, इंडोनेशिया में हुआ है। तो जिससे जो है जनधन की हानि हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो ठंडे लावा से जो है कहाँ पर प्रकोप देखा गया है? तो इंडोनेशिया में देखा गया है। ये आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे
ये ज्वालामुखी के ठंडे टुकड़े हैं जो बारिश के साथ जो है गांव में प्रवेश कर गए, शहरों में भी प्रवेश कर गए थे। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण माउंट जो ज्वालामुखी है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। तो माउंट कोटोपैक्सी स्थित है इक्वाडोर में। इसके बाद माउंट सिनाबुंग कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? यह अंडमान निकोबार द्वीप में। वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह इटली में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, यह भी जो है किसके अंतर्गत आता है? तो यह इटली के अंतर्गत आता है, लेकिन यह जो है भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। इसे जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, स्ट्राम्बोली को। देवबंद ज्वालामुखी कहाँ है? ईरान में है। माउंट मोनोलोआ कहाँ है? तो यह हवाई द्वीप पर है, और इस हवाई द्वीप पर अधिकार किस देश का है? तो इस पर अधिकार है USA का। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? तो भीष्म का सफल परीक्षण किया गया है आगरा में। किसके द्वारा? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। तो भीम का टेस्टिंग किसने किया है? तो भारतीय वायुसेना ने किया है। भीम क्या है? तो भीम एक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है, और इसकी टेस्टिंग पहली बार भारत में हुई है। और इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है आगरा में। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आपदा, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, इसमें जो है सहायता प्रदान करने के लिए भीष्म का टेस्टिंग भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। यानी कि यह छोटा सा हॉस्पिटल की तरह होगा, एक रूम जैसे होता है हॉस्पिटल का, उसी तरह होगा। यह एयरफोर्स के द्वारा जो है इसे हेलीकॉप्टर से ऊपर से जो है जहाँ पे आपदा प्रबंधित क्षेत्र होंगे वहाँ पे इसे आराम से लैंड करा दिया जाएगा। इसके बाद जो भी घायल व्यक्ति होंगे उनको इसमें जो है सारी सुविधाएं, जो हॉस्पिटल में एक सुविधाएं होती हैं, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसे क्या कहा गया है? इसे भीष्म कहा गया है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो आगरा में किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। समर और वसारोध क्या है? तो समर और वसारोध क्या है? तो यह एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि वायु रक्षा प्रणाली है। इसमें जो है कम दूरी वाला कौन सा है? तो वसारोध जो है यह कम दूरी वाला वायु रक्षा प्रणाली है, यह आपको याद रखना है। और इन दोनों एरियाज का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने किया है। समर में जो है अगर पूछा किस मिसाइल का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है, ये आपको याद रखना है। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एक एंटी सबमरीन टारपीडो है। इसके बाद उग्रम क्या है? तो उग्रम एक असॉल्ट राइफल है। और प्रचंड क्या है? तो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, यानी हल्का लड़ाकू विमान है। इराह क्या है? इराह जो है यह भारत की पहली AI आधारित फिल्म है। आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिवंगत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किससे है? तो एलिस मुनरो का संबंध है कनाडा से। यह एक महिला है। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो एलिस मुनरो का भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये कहाँ से संबंधित है? तो यह कनाडा की हैं। इन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली कनेडियन लेखिका बन गई हैं। इसे आप याद रखेंगे। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो एलिस मुनरो का संबंध किस देश से है? तो कनाडा की हैं, और इन्हें जो है कनाडा की पहली महिला हैं जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। और एक करंट अफेयर आपको याद रखना है। आप सभी को पता है फ्रांस फिलिस्तीन और इसके बाद इजराइल के बीच जो है संघर्ष हो रहा है, जिसमें जो है जो UNO के द्वारा जो सैनिक भेजे जाते हैं किसी भी देश में शांति स्थापित करने के लिए, उनमें से भारत की ओर से गए थे। कौन गए थे? कर्नल वैभव। तो इनका राफा गाजा में इनका जो है क्या हो जाता है? ये शहीद हो जाते हैं। तो आपको ये भी याद रख लेना है। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि इजराइल फिलिस्तीन वार में भारत के किस सैनिक का जो है शहीद हो गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नल वैभव का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र ने लिट्टे पर लगाया 5 साल के लिए और प्रतिबंध जो था उसे बढ़ा दिया है। तो केंद्र ने लिट्टे पर जो प्रतिबंध लगा था, लिट्टे जो है यह स्थान जो है अगर पूछे किस देश में है तो यह श्रीलंका में है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इस पर जो है 5 साल के लिए और प्रतिबंध लगा दिया गया है, यह आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।